Good evening, Namaskar. This is P.S. Solomon, my dear aspirants. Today I'm going to discuss EWS quota issues. आज का हमारा टॉपिक जो है वह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको लेकर के जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, भारतीय संविधान में जो कह सकते हैं अमेंडमेंट की गई है, और ऐसा क्या हुआ, कौन से ऐसे जजमेंट आए जिन्होंने खासतौर पे जो जनरल कैटेगरीज में ऐसे लोग थे जो इस सेवा को या कह सकते इस तरह के प्रावधान उनको चाहिए था, इसके लेकर के वो लायबल थे, एलिजिबल थे। अंततः हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक अमेंडमेंट लाती है। अमेंडमेंट लाने के बाद हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के 10% रिजर्वेशन की बात होती है। तो लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो हमारा रिजर्वेशन है वह कितने परसेंटेज अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आपने देख सकते होंगे, बीच बीच में हम डिबेट की देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार से अनेकों प्रकार से प्रश्न में पूछती है कि हमें मैक्सिमम कितना परसेंट रिजर्वेशन देना होगा, और इस पर अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसको यदि हम रफली यदि एक खास तौर पे हम कह सकते हैं कि एक यदि सर्कल के आधार पे देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो भारत में रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन दी जाती है वो 27% है। 27% जो रिजर्वेशन है भारत में ओबीसी को दी जाती है और अदर बैकवर्ड क्लासेस को दी जाती है 27%। उसके बाद हम इसको दो सेक्शंस में और बांट देते हैं, तो एक हमारा 15% का होता है और एक हमारा 7.5% का होता है, ठीक है। तो 15% जो रिजर्वेशन दी जाती है या 15% मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि एससी को दी जाती है, शेड्यूल कास्ट को दी जाती है। 7.5% एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब को दी जाती है इसरो के। उसके बाद देख सकते हैं कि 10% हमारा जो होता है या ईडब्ल्यूएस के लिए नया हमारा प्रावधान 2019 में लाया गया। इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शंस हैं उनको लेकर के जो जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको भी 10% रिजर्वेशन लाना हो। गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोविजंस लाए। अब ओवरऑल देखते हैं कि लगभग 41% जो रिजर्वेशन मतलब अभी भी सीट जो है या 41% जो हमारे पास ब्लैंक अभी है, यह हमारा यूआर में आता है या कह सकते हैं अनरिजर्व कोटा में आता है। तो ये हम आपको रफली बताएं। लेकिन यदि आप रिजर्वेशन की पूरी पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, पूरे डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो डेटा से आपको स्पष्ट हो जाती है कि लगभग देश की जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी का लगभग 95 to 96% जो आबादी है वह कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपका रिजर्वेशन का हकदार है, वो रिजर्वेशन उठाता है। मात्र 3 से 4% ही ऐसे देश की आबादी है जिसे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का या कोटा का उनको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सारे गतिविधि या वह सारे जो डेटा एनालिसिस जो एक्टिविटीज होंगे उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो भी हम बात करने जा रहे हैं यह हमारा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं, इसको लेकर के कोटा को लेकर क्या लॉ बनाए गए, क्या कानून बनाए गए, क्या प्रोविजंस लाए गए, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट की गई, कौन से फंडामेंटल राइट्स का हम यहाँ प्रयोग किया, कौन सी अमेंडमेंट सबसे पहले, ये सारे गतिविधियों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो आपका पीटी मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जैसा कि 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो थे उन्होंने एक पिटीशन जो दी गई थी, चैलेंज की गई थी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, कह सकते गरीब है, उनको आखिर रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको इनडायरेक्टली बोल दूं या डायरेक्टली बोल दूं तो सच ये है कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया था, वह कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आज का जो पॉलिटिशियंस हैं उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, एक आप कह सकते हैं कि हथियार यानी आर्म्स के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा इस देश के लिए अच्छा होगा कि यदि वाकई में इस देश को हम डेवलप बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही फंडा होना चाहिए कि मैं मतलब इस देश से या तो रिजर्वेशन को कंप्लीटली हटा दो या रिजर्वेशन देनी है तो हमें बेस ऑफ इकोनॉमिक आप फॉर्म दे दीजिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। वहां पर किसी भी प्रकार का जो जाति बेस यानी कास्ट बेस जो हमारा रिजर्वेशन दी जा रही है, एक कहीं ना कहीं इस देश को इनडायरेक्टली कैंसर के रूप में काम कर रहा है यानी खोखला करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक हथियार, राजनीतिक हथियार कह सकते हैं, जिस तरह से मिसाइल हथियार होता है, जैसा कोरोना मिसाइल का उन्होंने चाइना निर्माण, उस तरह भारत में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ के पॉलिटिशियन जो है इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का बेंच ने जो है सबसे पहले इसको इस प्रोविजंस पे इस चैलेंज पे उन्होंने काम किया, हियरिंग किया, और हियरिंग करने के बाद उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने कोटा का प्रावधान करता है। भारत के संविधान में देखा जाए तो 103वां यानी 103 संविधान संशोधन 2019 में होता है, और उस आधार पर हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देने का उसमें प्रोविजंस की गई है। यह 10% जो रिजर्वेशन दी गई है यह जितने भी जनरल कैटेगरी के आर्थिक स्थिति से यदि वो कमजोर हैं
तो वैसे लोगों को चाहे हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर उनको 10% कोटा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस आधार पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16, जो कि हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 15 और 16 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स 15 और 16, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी इन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो कॉन्सेप्ट आती है, यहाँ पर इस रूप से हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, बराबरी का जो अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, इसको कहीं न कहीं बराबरी करने की फोकस किया जा चुका है। इस आधार पर देख सकते हैं कि भारत के संविधान जो आर्टिकल 15 जो है यह हमें प्रोहिबिट करता है कि देश के किसी भी नागरिक से हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी उनसे किसी भी प्रकार का विभिन्नता नहीं कर सकते। उनका ग्राउंड्स ऑफ, उनका धर्म क्या है, उनका रेस क्या है, उनका कास्ट क्या है, सेक्स क्या है तथा उनके जन्म स्थान क्या है, इस आधार पर उनसे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 हमें गारंटी देता है कि जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर है यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी बराबरी का मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो यह कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं करता है, आप मानते हैं, मानना तो पड़ेगा आपको। अब देखते हैं कि भारत के संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ इसमें हमने देखा एडिशनल क्लॉज को जोड़ी है, जिसके आधार पर हमने दो प्रोविजंस को भी स्टडी करने की कोशिश किया। अब इस आधार पर देख सकते हैं कि भारत के संविधान के पास ऐसी शक्ति होती है, पावर्स होती है कि वह एक स्पेशल कानून बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है, जिस तरह से खास होकर हम देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब्स हुए तथा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जिस तरह से प्रोविजंस लाई गई, उनके लिए भिन्न प्रकार के जो उनके पैरामीटर्स उसको स्टडी करना तथा समय समय पर उसे परिवर्तन करना, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को इसके लिए भी शक्ति उसको हस्तांतरण कर दी जा चुकी है, शक्तियों का उनको ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी वो किसी भी प्रकार के प्रोविजंस ला सके, ठीक है। इस आधार पे देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेट्स है यानी स्टेट, आप समझ रहे हैं सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो सरकार जो इसको लेकर के नोटिफाई भी करती है जो समय समय पर हु कंस्टिट्यूट ईडब्ल्यूएस टू बी एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन, तथा वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के कंस्टिट्यूट भी करते हैं यानी लॉ भी बनाते हैं, जिससे कि जो इस तरह के रिजर्वेशन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होते हैं उनको लेकर के समय समय पर परिवर्तन करती है, लॉ एंड ऑर्डर बनाती है। अब हम देखते हैं कि जब भी हम लार्जर जो बेंच आया उसकी जो रेफरेंस की बात करते हैं तो उस बेंच के आधार पर जो बताया गया वो कहा गया कि लीगल चैलेंज जो होता है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में कि 5 जजों का जो बेंच था 2019 में, उन्होंने फाइनली वर्डिक्ट दिया कि नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उन्हें भी 10% कोटा देना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 145 का 3 यानी आर्टिकल 145 का सेक्शन 3 को आप यदि स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर जो जजों का जो मिनिमम नंबर होता है who are to sit for the decision, जो बैठते हैं किस लिए, तो किसी भी प्रकार के जो केसेस होते हैं या उन पे जो चुनौती दी जाती है या उस पे प्रश्न उठाए जाते हैं उस पे वर्डिक्ट करने के या उस पे डिसाइड करने के लिए, ठीक है। जिससे कि वो कह सकते हैं कि कानून के तहत कानून के दायरे में रहकर उस कार्यों को करना तथा इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फाइल, और आगे चल के हम उसको कह सकते हैं संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उसको जो हमने देखा कि जजेस के जो मिनिमम जो होते हैं है ना, उसमें किसी पर परिवर्तन भी कर दी जाती है, परिवर्तन करके 5 तक भी लाया जा सकेगा। आगे हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रूल 2013 में जो आया, इन्होंने प्रावधान क्या किया, तो इसमें हम देख सकते हैं आप बेंच ऑफ 2 जजेस यानी 2 जजों की जो बेंच थी वह जनरली हियर करेगा रिट पिटीशन, जो भी रिट पिटीशन दायर किया जा चुका है उसको वो स्टडी करेगा, और वह स्टडी करने के बाद जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस करे, वायलेशंस का मतलब होता है उल्लंघन कर रहे हैं, उनको एलिज पाया जाएगा, एलिज का मतलब उसको दोषी ठहराया जाएगा, जब तक कि नहीं इट रेजेस सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, जब तक ये देश की संविधान तथा देश के कानून पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठता तब तक ऐसे कार्य नहीं होंगे। आगे देखते हैं इन दैट केस ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि 5 जजों की कमेटी गठित होती है, किस लिए, वह इस तरह के केसेस को स्टडी करने हेतु। इज इट ओके? अब अगला फॉर्मेशंस को देखते हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने सहमति जताया था कि केस इन्वॉल्व एटलीस्ट 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, कि यदि कानून से रिलेटेड 3 इस तरह से सब्सटेंशियल क्वेश्चंस कम से कम आते हैं तो उस पे हम इस तरह के इन्वॉल्वमेंट को देंगे तथा सहमति को दर्शाएंगे। वह क्या था, सबसे पहला था कि जो इकोनॉमिक जो हमारा क्राइटेरिया है, केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी द बेसिस टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस, यानी यदि बैकवर्डनेस से रिलेटेड यदि
इकोनॉमी का यदि हम आधार को मानते हैं तो वैसे जो डिटरमाइंड एक्टिविटीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, रिट्स होंगे, पिटिशंस होंगे, ये सारे चीजों पर वो स्टडी करेगी, सॉरी कैन नॉट, केवल इस पे काम नहीं कर सकती है। दूसरे देख सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटा है यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है, इसको उन्होंने कहा कि हम एक्सीड करेंगे द सीलिंग कैप ऑफ 50% बाय द कोर्ट, यदि कोर्ट का इस तरह से विचार रहा तो 50% तक हम आगे बढ़ेंगे। आगे राइट्स ऑफ अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी बहुत सारे ऐसे निजी शिक्षण संस्थान है जहां पर वो अनएडेड है, यानी उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती, उनका भी एक अधिकार होता है, उस पर ये काम करेंगे। अब चैलेंज के ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? चैलेंज के यदि ग्राउंड्स को देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि कानून जिसको चैलेंज किया जा सकता है या किया गया on the grounds that it violates the basic structure of the constitution, यानी यदि भारतीय संविधान की जो हमारा आधारभूत जो संरचना है, आधारभूत संरचना पर यदि किसी भी प्रकार का उसका वायलेशंस होती है, शोषण होती है, उसका अवमानना होता है, तो ऐसे ग्राउंड्स पर, ऐसे चैलेंज पर हम इस तरह की स्टडी को कर सकते हैं तथा वर्डिक्ट दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो हमारा स्पेशल जो प्रोटेक्शंस गारंटी दी गई है भारत के संविधान के आधार पर सोशियली, तो उसमें हम देख सकते हैं कि यदि डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, आर्गुमेंट की यदि हम बात करें, बहस की बात करें, तो यह ऐसा होता है कि जो हमारा अमेंडमेंट डिपार्ट करती है, यानी संविधान का संशोधन यदि इससे रिलेट करती है, तो फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का यदि बात होता है तो बाय प्रॉमिसिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, इसको हम स्पेशल एक प्रोटेक्शन उपलब्ध कराते हैं ऑन द सोशल बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, यानी जो हमारा कह सकते हैं जो आर्थिक हमारा स्टेटस है, आर्थिक स्टेटस के आधार पर उनके लिए हम स्पेशल प्रोटेक्शन उपलब्ध करा सकते हैं। ऑल्दो देयर इज नो एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ व्हाट फॉर्म्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी जो पैमाना होता है उसके लिए किसी भी प्रकार का अभी तक प्रावधान हमें दिखता नहीं है। एंड लॉ दैट वायलेट्स इज अंडरस्टूड टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अंततः हम देखते हैं कि वैसे लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली होते हैं उसको वायलेट कर दिया जाता है। आगे देखिए कि पेटिशनर्स जो होते हैं, यानी जो पिटीशन देते हैं, जो दायर करते हैं, ठीक है, हैव आल्सो चैलेंज, उनको भी चैलेंज किया जा सकता है अमेंडमेंट, बिकॉज इट वायलेट्स सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का जो रूलिंग एक्ट आया था वो इंदिरा साहनी केस में, उस आधार पर यदि वायलेट होती है तो इस अमेंडमेंट पर चैलेंज भी किया जा सकता है। चैलेंज किया भी जा चुका है 1992 में, जो हमने देखा था इंदिरा साहनी केस आया था उसमें इस पे चैलेंज भी दिया जा चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद भी हमने देखा कि अंततः भारत स्वर्ण सिंह जयंती या स्वर्ण कमेटी का भी गठन हुआ, तो अनेक प्रकार के इस तरह से चुनौतियों का प्रावधान करते आया, उस पर सुनवाई भी होते आया है। तो जो रूलिंग होते हैं, यानी कह सकते हैं रूलिंग का मतलब होता है जो कानून विविध होते हैं, ठीक है। तो आप हेल्ड द मंडल रिपोर्ट, आप मंडल रिपोर्ट से भी स्टडी की, और मंडल रिपोर्ट जो हमारा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड था उनके लिए एक अलग से प्रोविजन लाई गई थी, ठीक है। उन्होंने कैप किया और कहा कि भैया रिजर्वेशन को 50% तक रख दिया जाए, यानी 50% को उन्होंने कैप कर दिया। इज ओके इन द रूलिंग, इस आधारभूत संरचना के आधार पर देखा जाए, ऐसी यदि लॉ एंड ऑर्डर में देखा जाए तो कोर्ट हेल्ड दैट द इकोनॉमिक बैकवर्ड, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड होंगे कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरियन, वो इसके पार्ट नहीं होंगे फॉर आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस, जिससे कि हम किसी भी बैकवर्ड क्लासेस को इसे आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। अनदर दूसरे जो और अनेक प्रकार के जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, वो हैज बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट, यानी वो कुछ निजी चीजें हैं उसको वो स्टडी करेगा, अनएडेड एजुकेशनल उसे ऐड करेगा, और इस आधार पर उनके लिए अलग से प्रोविजंस प्रावधान जो होंगे वो वहां पर उपलब्ध कराएगी। They have argued, समय समय पे इसे हम देखते हैं कि बहस भी होती है, खासतौर पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उस पे टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशंस, खासतौर पे जो इसको कहा जाता है कि भैया इसको जो है व्यापार तथा जो हमारा कह सकते हैं रोजगार से रिलेटेड इसको जो वायलेट किया जाता है इसको हम क्या करेंगे। तो व्हेन द स्टेट कॉम्प्लीट्स देन टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी, तो ऐसे आधार पर जो रिजर्वेशन की हमारे जो पॉलिसी उसको दायरे में उसको पढ़ करके तभी ये किया जाता, ना कि हम इसको डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को इसको कंपेल भी हम कर सकते हैं, है ना। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य की जो सरकार होती है कंपेल होती है, हमारी गवर्नमेंट भी कंपेल होती है, इसके लिए वो बाध्य भी होती है कि समय समय पे उसको निराधार मतलब समय समय पर उसमें निर्धारण किया जा सके, कुछ बदलाव किया जा सके। सरकार की इसमें आर्गुमेंट्स क्या हुआ, सरकार ने इसमें क्या अपना
पक्ष रखा। इस पक्ष की यदि बात करें तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यूड किया कि जो अंदर आर्टिकल 46 के अंदर में आते हैं, जो हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसीज होती है भारतीय संविधान का, उसके अंतर्गत जो आती है, इट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस। तो उसका ये ड्यूटी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि हम ईडब्ल्यूएस की जो इंटरेस्ट है उसको बचाए रखे, यानी उसको प्रोटेक्शन दे पाए। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में जो गवर्नमेंट होती है वह प्रोमोट करती है कि हम स्पेशल केयर करें, जिससे कि हम एजुकेशनली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, ये इंटरेस्ट को जो वीकर सेक्शन से लोग आते हैं उनको हम क्या करें, तो इस तरह की चीजों को हम प्रोमोट करें, यानी उनको प्लग कराने की कोशिश करेंगे। ये भी बात करता है कि जो हमारा स्पेशल केयर है, यानी जो स्पेशल प्रोविजंस उनको लेकर के आए हैं, शुड बी गिवन, उनको दे देना चाहिए इन अ पार्टिकुलर टू द शेड्यूल कास्ट। जिस तरह से हम शेड्यूल कास्ट को देते हैं, जिस तरह से हम शेड्यूल ट्राइब्स को देते हैं, उस तरह से ईडब्ल्यूएस वाले को भी इस तरह के प्रावधान तथा उनकी जो प्रॉफिट्स है उनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है वो उसके साथ प्लेफुल करे, या कर सको उनको एक्सरसाइज कर सको, अपने अभ्यास में प्रैक्टिस में ला सके। काउंटरिंग बेसिक स्ट्रक्चर आर्गुमेंट, यदि हम काउंटरिंग बेसिक स्ट्रक्चर आर्गुमेंट को देखें तो गवर्नमेंट ने आर्गू किया कि इस तरह के जो सस्टेन चैलेंज जो होती है अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के जो इस तरह के जो सस्टेन जो हम चैलेंज करते हैं, इट मस्ट बी शोन, या दिखना चाहिए दैट द वेरी आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अल्टर्ड, कि ये पहचान रूप होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें बदलाव कर चुका है वो सारे चीजों को भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसको दिखना चाहिए। काउंटरिंग इंदिरा सानी आर्गुमेंट को यदि आप देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलाइड किया 2008 में इस घटना को, उसमें अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस आया था। इसमें इन्होंने जो रूलिंग जो अपने वर्डिक्ट दिया था, ये सारी चीजों को हम इसमें स्टडी करते हैं। अंततः 2008 में जो रूलिंग किया गया, यानी इसमें जो वर्डिक्ट आई, वह सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होगा, यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए हम 27% अभी निर्धारण कर देते हैं। ठीक है, इस आर्गुमेंट्स के आधार पर देखा जाए कि जो हमारी कोर्ट थी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डेफिनेशंस ऑफ जो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास की जो डेफिनेशन होती है वाज नॉट मेड ऑन द सोल क्राइटेरियन ऑफ द कास्ट। एक कास्ट के आधार पर इसको बनाया नहीं जा सकता, बट अ मिक्स ऑफ कास्ट एंड इकोनॉमिक फैक्टर। लेकिन कास्ट का मिक्सअप लीजिए तथा इकोनॉमिक जो हमारा फैक्टर्स है, वे सारे चीजों को यदि आप इसमें मिला करके लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट मेड दिस आर्गुमेंट, उन्होंने आगे आर्गुमेंट किया कि हम इसे प्रोवाइड करेंगे, देयर नीड नॉट टू बी अ सोल क्राइटेरियन, ओके, अ सोल क्राइटेरियन फॉर अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन के आधार पर इस चीजों को काम करेंगे, इसके अलावा हम किसी भी प्रकार के प्रावधान को नहीं लाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि ऐसी जब गतिविधियां चल रही थी तो फाइनली हमने कहा कि जो अनएडेड जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, अनएडेड का मतलब होता है जिनको किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे पास चीजें थे उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा जो हमारी राज्य गवर्नमेंट थी उन्होंने जो आर्ग्यू किया कि बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करती है किसको, पार्लियामेंट को यानी संसद को, कि वह ऐसे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को प्लेस करे यानी उसको लाए ऑन द राइट टू द कैरी ऑन ट्रेड, जो कि ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड को हम कह सकते हैं जितना एक सस्टेनेबल बनाया जा सकता है उस सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें कोशिश किया जाएगा। इस चीजों को स्टेट गवर्नमेंट तथा राज्य सरकार इसको ला सकती है। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज वेरी वेरी आई डिल्ट इन द ब्रीफ, आपने ब्रीफ में संक्षेप में समझने की कोशिश किया होगी, जहाँ तक आपने इसे बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। और अगले जो हमारे लेक्चर्स हो, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कस्टोडियल जो हमारा टॉर्चर होता है। ठीक है, तो भारत का जो सीआरपीसी क्या कहता है, आईपीसी क्या कहता है, देश के संविधान क्या कहते हैं, ये सारे गतिविधियों पे हम अगला जो लेक्चर बनाएंगे वो हमारा कस्टोडियल टॉर्चर होगा, जिसमें एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस है भारत के संविधान का वे सारे चीजों पर हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ आज का सेवा यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में पुनः आपको कस्टोडियल जो हमारा राइट्स है या कस्टोडियल जो टॉर्चर है उस पर हम बनाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, फिर हम लोग अगले लेक्चर को देखते हैं। ओके।